पीरियोडिक में नहीं होती, परपेचुअल में होती है। हम पीरियोडिक से करते हैं। जी काइंडली रजिस्टर को लेकर मैं छुट्टियों को मैसेज करवाना, मुझे याद करा दोपहर में। रजिस्टर खोलें, देखें कल क्या पढ़ा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, बताएं मसला तो नहीं कल से रिलेटेड पढ़ा है घर जाकर? क्या क्या पढ़ा था, हेडिंग बताएं। क्या क्या पढ़ा है सर? कुछ नहीं पढ़ा तो यार हेडिंग से बता दें यार, क्या क्या पढ़ा। बता दें सर, काफी सारी हेडिंग। जी किस जगह कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं कल से रिलेटेड? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो बेटा, एक हेडिंग हो रही थी उसमें हेडिंग तक अभी शायद हम नहीं पहुंचे थे। एक हेडिंग लिखी थी मैंने, बताएं जरा हेडिंग क्या लिखी हुई। मैं इस हेडिंग को अब समझने के लिए कल जो वर्किंग की है और इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा है वो जरा देखें, शुरू करें जरा। अगर बेटा एसेट अकाउंट WDV पे हो तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एसेट ऑलरेडी अपनी WDV मींस कैरिंग अमाउंट पे आ रहा होगा और हमें बस सिंपली ये करना होगा कि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस या लॉस को अकाउंट फॉर कर लें। उसको अकाउंट फॉर करने से हमारा जो एसेट है फिर कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। ऐसे ही कैरिंग अमाउंट क्या थी, लेजर देखना, रिवैल्यूएशन से पहले कैरिंग अमाउंट क्या थी 630, फेयर वैल्यू क्या थी, फेयर वैल्यू क्या थी, डिफरेंस क्या था। तो अगर हम 170,000 से एसेट डेबिट कर लें तो एसेट पे फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। इट मीन्स कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस रिवैल्यूएशन की एंट्री अगर कर लें, अगर एसेट अकाउंट WDV पे तो एसेट फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाएगा, फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये थोड़े थोड़े सेंटेंसेस जरा याद करने हैं बात में। आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाए, जरा दो लेजर्स बनाए जरा आमने सामने, उसी के आगे जहां से आप कल थे उसी के आगे शुरू कीजिएगा। तो होमवर्क तो नहीं था कल मेरा ख्याल, नहीं कोई नई चीज से मेरा ख्याल। चलिए सपोज मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ मशीनरी, लेट्स से मैं अलग बन रहा। कुछ बेसिक एंट्रीज रिवाइज कर लें। मशीनरी अगर परचेज करें तो एंट्रीज, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2020 मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट रुपीज 15 लाख। लेट्स अज्यूम 1 साल गुजर गया, आपने इस मशीनरी को डेप्रिशिएट किया, 2020 का एंड आ गया,
सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अगर है तो डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation account credit. Let's assume amount is 1,50,000. आपने को मेथड सेलेक्ट किया, उसकी बेस पे अमाउंट कैलकुलेट कर ली, डबल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation account credit. लेजर बैलेंस करना फर्स्ट ईयर का, अब एसेट की डेप्रिसिएशन जो है वो क्योंकि सेपरेट लेजर में है, इसलिए एसेट अकाउंट में 15 लाख ही एज इट इज आएगा, लेकिन इट डजंट रियली मींस के एसेट अपने लेजर में तो 115 लाख ही नजर आ रहा है, लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर ये बता रहा है कि ये एसेट 1,50,000 से कम होके डेप्रिशिएट होके 13,50,000 रुपीज का रह के, लेकिन अब लेजर के अंदर 13,50,000 नहीं, हमें नेट आउट करके देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन उठाएं, डेट बन जाएगी 1 जनवरी 2021। ब्रॉट डाउन फिगर हो जाएगी 15 लाख। एंड 1,50,000। ठीक है ना, प्लीज आप इन चीजों से यूज होते जा रहे हैं, मतलब का मसला। देन बेटा सपोज 1 जनवरी 2021 पे ही इस मशीनरी के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो गया, और यहाँ से ऑनवर्ड्स पहले बात मेरी सुन लीजिएगा फिर बाद में लिखिएगा। लेट्स अज्यूम फेयर वैल्यू है ऑन 1 जनवरी 2021 11,50,000। अगर आपने रिवैल्यूएशन करनी है तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे फिर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन होता है, ठीक है सर। तो क्या अज्यूम किया मैंने, व्हाट इज फेयर वैल्यू? 11,50,000। जी बताएं जी, सरप्लस है या लॉस है? 15 लाख माइनस 11,50,000, किसको किससे कंपेयर करना है? तो WDV बनवाए चलो, 15 लाख माइनस 1,50,000। अब ये WDV बनानी पड़ रही है या बनी हुई है? कैसे बन गई? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड फिगर आ गई आपके पास 13,50,000। सिर्फ सॉल्व करें, कर लिया आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैंने लिख लिया है। ये फिगर ठीक है सर, 13,50,000। डिफरेंस ले जरा, WDV और फेयर वैल्यू में 200,000 2 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, सरप्लस है या लॉस है? वाई लॉस? फेयर वैल्यू इज लेस देन द WDV, ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा हो तो सरप्लस आ जाएगा, अदरवाइज लॉस आ जाएगा। ये रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बनो। अगर हम ये 2 लाख से एंट्री कर लें तो आफ्टर दिस एंट्री हमारा एसेट जो है वो 2 लाख से कम होके कितना हो जाना चाहिए? अगर हम 2 लाख से रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री कर लें, एसेट डेबिट करना क्रेडिट करना, तो आफ्टर दिस एंट्री फिर हमारा एसेट कितने पे आ जाना चाहिए? WDV पे आ जाना चाहिए 11,50,000। WDV पे या फेयर वैल्यू पे आ जाना चाहिए 11,50,000। आफ्टर द एंट्री ऑफ सरप्लस और लॉस, एसेट फिर अपनी WDV से फेयर वैल्यू पे आ जाए। अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स 2 लाख से अगर मैं एसेट कम कर लूं तो फिर हमारी बुक्स में ये एसेट फेयर वैल्यू मींस 11,50,000 पे आ जाना चाहिए। लेकिन जरा काइंडली एंट्री दोबारा बोला।
और इसकी इन लेजर्स में पोस्टिंग देखना, डेफिनेटली रिवैल्यूएशन लॉस का भी अपना लेजर होगा, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, वो आपके सामने नहीं है। कौन सा लेजर इस वक्त रेलिवेंट है हमारे लिए? तो मशीनरी के लेजर में किस तरफ जाऊंगा? रेफरेंस क्या लिखूंगा? रिवैल्यूएशन लॉस के सामने क्या लिखूंगा? टू लैग। नहीं बेटा, मशीनरी के लेजर में रिवैल्यूएशन लॉस रेफरेंस आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अब जरा लेजर देखें जो मशीनरी का लेजर है, डेबिट साइड पे कितना आ रहा है बेटा? डेबिट साइड पे कितना आ रहा है? नजर आ रहा है सर? क्लास में आने से पहले तो अलहमदा सब कुछ नजर आ रहा था। डेबिट साइड पे कितनी फिगर है? 3 लाख। क्रेडिट मैंने कितना किया? 2 लाख। तो ये बन गया 11,50,000। डेबिट साइड पे 15 लाख, डेबिट साइड पे 15 लाख, क्रेडिट साइड पे 2 लाख, हो गया 17 लाख। नेट हो रहा, नेट हो रहा। अब 13 लाख बन रहा। क्या हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी थी? कर ली है। बनना कितना चाहिए था और बन क्या रहा है? 11,50,000 फेयर वैल्यू बननी चाहिए थी, लेकिन 13 लाख तो कोई भी फिगर नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लेजर अगर हम देखें तो डेबिट साइड पे WDV नहीं है, कॉस्ट है। इससे पिछला लेजर जो कल क्लास में बना रहे थे, एक मिनट, उसमें अगर देखा जाए तो 6,30,000 की फिगर थी। अपना जरा देखेगा रजिस्टर, 6,30,000 ऑलरेडी WDV कैलकुलेट की हुई थी। और WDV में असल में एडजस्टमेंट होनी है सरप्लस या लॉस की। अगर WDV लेजर में बनी हुई है फिर तो सरप्लस या लॉस की एंट्री कर लेने से आपका एसेट फिर उसी फेयर वैल्यू पे आ जाएगा जिस पे जाना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम इस वक्त ये हो गया है कि एसेट अकाउंट में तो 15 लाख रुपीस आ रहे हैं जो WDV नहीं है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट में अगर रिवैल्यूएशन लॉस की एडजस्टमेंट हो रही है या सरप्लस की एडजस्टमेंट होगी तो फिर ये सही फेयर वैल्यू नहीं बन सकेगी, क्योंकि कॉस्ट और फेयर वैल्यू के डिफरेंस से रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस नहीं आता। किसके डिफरेंस से आता है? WDV और फेयर वैल्यू के डिफरेंस से आता है। इट मींस यहाँ हमें इस एंट्री के साथ साथ, डेफिनेटली ये एंट्री तो होनी है, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, इस एंट्री के साथ साथ पहले एसेट की कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस केस में ये काम नहीं करना पड़ेगा? जब एसेट अकाउंट WDV पे है, लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स बने हो तो रिवैल्यूएशन की एंट्री वाले दिन, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री वाले दिन आपने पहले एसेट अकाउंट में WDV बनानी है और देन WDV बनाने के बाद फिर आपने सरप्लस या लॉस की एडजस्टमेंट करनी है। पहले क्या करना है? पहले इस 15 लाख को WDV में कन्वर्ट करना है। जब ये 15 लाख WDV में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम रिलैक्स होकर वही सरप्लस या लॉस की एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट सामने आ रही है ये किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ करेगी, लेकिन अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटर प्रीसिएंट अकाउंट से लेता है तो हमें पहले एसेट अकाउंट को WDV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ठीक है सर? अब बोर्ड पे मुसलसल देखते रहिएगा जरा। अब WDV में कन्वर्ट करने का एक तो तरीका शायद ये है कि मैं मिटा के WDV लिख लूं, लेकिन आई होप कि ये कोई तरीका नहीं है। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। क्या एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बने हुए हैं? तो हम इसे मिटा के नहीं कर सकते, कोई काउंटिंग खुदा न खास्ता फ्लॉप नहीं कर देनी। हम इवन देन रिलैक्स होकर सोचें तो एक डबल एंट्री बन सकती है, जिस डबल एंट्री से एसेट अकाउंट WDV पे कन्वर्ट हो जाए। ये WDV बनती कैसे है? इसमें से क्या माइनस करके? तो सिंपली बड़े कॉस्ट तो इधर आ रही है 15 लाख। अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस कॉस्ट में से नेट ऑफ कर दें तो क्या खुद ब खुद ही WDV बन जाएगी? तो 15 लाख किधर आ रहा है? डेबिट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरह आ जाए, कितनी कितनी? 1.5 लाख। तो क्या ये फिगर्स आपस में कंपेयर होके, क्या ये फिगर्स आपस में कंपेयर होके
13,50,000 बन जाएगा? 13,50,000 बन जाएगा? तो आपके सामने मैंने एक एंट्री शायद आपसे पूछे बगैर कर दी है। अगर आप गौर से देखें तो शायद एंट्री बन चुकी है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रांसफर? कन्वर्ट द एसेट अकाउंट इनटू डब्ल्यू। क्यों इतना इंटरेस्टेड हम डब्ल्यूडीबी बनाने में? ताकि लॉजिकल कंपैरिजन हो सके बिटवीन फाइनली डब्ल्यूडीबी एंड द। तो ये जो एक्स्ट्रा एंट्री सामने आ रही है ये हम किस डेट पे किया करेंगे? ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ये किया करेंगे ताकि डब्ल्यूडीबी बने और उसके बाद फिर हम सरप्लस और लॉस की एंट्री कर सकें। ठीक है, व्हाट इज दिस एंट्री करनी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में इसका इफेक्ट आएगा? ये एंट्री कितने रुपए से हुआ करेगी? जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ करेगी। मसलन अगर 1,50,000 एक्यूमुलेट हुई हुई तो क्या 1,50,000 पूरा का पूरा ही नेट अप होगा तो 13,50,000 होगा। तो जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर आ रही होगी ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन उस अमाउंट की हम एंट्री किया करेंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मेरी पोस्टिंग और से देखें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में क्या रेफरेंस आ रहा है? मशीनरी, और मशीनरी के लेजर में क्या आ रहा है? इस एंट्री से क्या होगा? डेबिट साइड देखें एसेट अकाउंट की 15 लाख आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कितना आ गया? 1,50,000। ये नेट ऑफ होके कितना बन जाएगा खुद ही? 13,50,000। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर एक सेकंड देखें। बैलेंस का मतलब क्या है? ये जीरो क्यों हो गई है? नहीं मतलब ये जीरो क्यों हो गई? उस लेजर में जितनी फिगर थी वो एसेट की फिगर थी, तो आपकी एंट्री से फिर एसेट अकाउंट यहाँ तक खत्म हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली जब आप फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी डबल एंट्री क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर वैसी ही आती रहेगी जैसे हमेशा आती है। तो इट मींस अगर एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से अलग है तो फिर ये रिवैल्यूएशन 2 स्टेप्स में रिकॉर्ड होगी। अब पहले मैं दोनों एंट्रीज लिख देता हूँ, फिर आप फाइनली सब कुछ दोबारा खुद से लिखिएगा। एक एंट्री हो जाएगी, बोले जी पहली एंट्री, बोले 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 मायूसी ना बुलाएं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी है तो मशीनरी क्रेडिट, बिल्डिंग है तो अकॉर्डिंगली बिल्डिंग क्रेडिट। इस केस में 1,50,000 से। एंड आफ्टर दिस एंट्री हम बिल्कुल रिलैक्स होकर वही करेंगे जो कल तक हमें पता है। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, मशीनरी का। अच्छा क्या ये एंट्री जो फर्स्ट मैंने लिखी है 1.5 लाख की ये तभी हुआ करेगी अगर लॉस है? हाँ जी, सरप्लस है या लॉस है इसका इससे कोई कंसर्न नहीं पहली एंट्री का। सेपरेट लेजर अगर बना हुआ है तो आपने एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पहले एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को नेट ऑफ करना है और देन सरप्लस अगर है तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट एंट्री हो जाएगी, और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। एक सेकंड में जरा दूसरी एंट्री पोस्ट कर दूं ये आपके लिए। ये दूसरी एंट्री जरा मुझे दोबारा मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करवाएं। किस तरह लिखूं मेरे भाई? कितना लिखूं? रिवैल्यूएशन लॉस रेफरेंस आ जाएगा और 2 लाख रुपीस की फिगर आ जाएगी। क्या अब ये 2 लाख रुपीस आने से फाइनली एसेट उतने पे आ जाएगा जितने पे आना चाहिए? कैलकुलेटर पकड़े जरा। 15 लाख डेबिट है माइनस 1,50,000 एंड माइनस 2 लाख कितने पे आना चाहिए था इसे? 11,50,000 पे आता। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब यहाँ तक अगर नोट कर लें इसके बाद बेटा सेपरेट लेजर्स तो बन रहे थे तो नहीं फेयर वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल। 11,50,000 पे एसेट आ गए, जो भी रिमेनिंग लाइफ अब होगी उस बेस पे हम 11,50,000 डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे। सेपरेट लेजर बन रहे थे तो सेपरेट लेजर दोबारा बनेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर अगर कभी दोबारा रिवैल्यूएशन हो गई तो फिर वापस। तो ये काम सिर्फ कब करेंगे? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे भी कब करेंगे? अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स अलग बने।
Every other thing remains same. Sorry, ये डेट है 2021, सॉरी 2021। जी ऑनलाइन सर्च ठीक है प्लीज, क्लियर होगी जी। जैन साहब आप क्लियर हो गए? डेट ऑफ इवैल्यूएशन पे फिर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन खत्म हो जाया करेगी पुरानी, और उसके बाद नए सिलसिले नए सिरे से सब्सिक्वेंट क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आया करेगी। ये अगर सरप्लस होगा तो एंट्री होगी एसेट डेबिट, तो अगर एसेट डेबिट होगा तो फिगर डेबिट साइड पे आएगा। एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है शहबाज सर? ये जो फर्स्ट एंट्री लिखी है इसके साथ ब्रैकेट में लिखें, इस एंट्री को मैं शॉर्ट वर्ड्स में अक्सर बोला करूंगा एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। समझेंगे आप इसकी क्या खत्म हो रहा है, किस दिन हुआ करेगी एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? व्हाट इज द एंट्री ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड रिस्पेक्टिव एसेट क्रेडिट। नोट करके काइंडली बताइए जर्नलिस्ट नोट। एक फर्स्ट एंट्री के साथ एरो सा बनाया, जो फर्स्ट एंट्री लिखी है एलिमिनेशन, इसके साथ एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे लिखे, इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ। दिस एंट्री is only required if asset account and accumulated appreciation account if asset account and accumulated appreciation accounts are prepared separately
जी समझ आ गया क्या लिखा मैंने? चले एक छोटा सा काम और कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं। एक हेडिंग नेक्स्ट नोटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक हेडिंग ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया पैराग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग लिखें व्हेन revaluation surplus is transferred to retained earnings. When revaluation surplus is transferred to retained earnings. अब इस हेडिंग का मीनिंग क्या है ये मैं सारा खुद ही बताऊंगा आपको, लेकिन आप चंद बातें चंद चीजें पहले जो कल तक पता है या आज पता है आपको वो पहले रिवाइज करने से हमें। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आए तो डबल एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस को जरा ढूंढ के बताएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहाँ होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इक्विटी ना ढूंढ लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं नहीं होता। कहाँ होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इक्विटी में। इक्विटी में किस जगह होता है? कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स के नीचे होता है। तो अगर आपके सामने एंट्री में बोलूं एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, so this entry has no effect on statement of profit or loss. This entry has two effects. Number one, assets, asset में फिगर ऐड होगी नॉन करंट एसेट्स में, और सेकंड इफेक्ट फिर इक्विटी में आ गई। अच्छा, इक्विटी में एक अलग हेड बनेगा, इस रिटेन्ड अर्निंग्स के नीचे एक अलग हेड बनेगा, एक अलग हेड के तौर पे फिगर आ रही है। इस एंट्री से रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स के बाहर एक अलग फिगर आई, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर नहीं, एक अलग हेड है। ऑब्वियसली इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी में कौन से तीन हेड है? कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है और रिवैल्यूएशन सरप्लस है। फिलहाल हमें ये तीन पता है, इनका भी टोटल अलग हेड है। जिस वक्त सरप्लस आता है उस वक्त हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड गेन है, उस वक्त प्रॉफिट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ तक ठीक है? बहुत दिन कोई कंफ्यूजन? अलग हेड है ये। अब जरा रिटेन्ड अर्निंग्स जहन में लाएं, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर जहन में लाएं। चार चीजें बोलने की कोशिश करें। ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस हो जाएगा, डिविडेंड माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाएगा। जरा बोलने दोबारा। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होके, डिविडेंड माइनस होके क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगे। ये चार चीजें हमें पता है। अब ये दो बातें जो मैंने आपके सामने की हैं, इनको ज़हन में रखे, जरा मेरी हेडिंग पढ़े जरा। इस हेडिंग का मीनिंग मैंने बताना, लेकिन एज एन अकाउंटेंट माशाल्लाह आप अकाउंटेंट बनते चले जा रहे हैं। इस लाइन से, इस हेडिंग से बताएंगे मैं कोई एंट्री शायद करना चाहता हूँ, आप उस एंट्री तक जरा पहुंचने की कोशिश करें, बाकी मैं बताता हूँ फिर कब बोलूँ। When revaluation surplus is transferred to retained earnings, जब वो आता है उस वक्त रिटेन्ड अर्निंग्स का इफेक्ट नहीं करता। हम अब ये ढूंढेंगे इंशाल्लाह कि ये कब ट्रांसफर होता है, तो वो मैं बहस मैं आपके साथ करूंगा, क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो बहस मैंने करनी है। लेकिन इस हेडिंग में या इस लाइन से हम क्या एंट्री बनाना चाह रहे हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर। रिवैल्यूएशन सरप्लस कोई डेबिट फिगर है या क्रेडिट फिगर? इसमें अगर ट्रांसफर होना है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होगा। क्या कम होके क्या बढ़ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस फिर कम होके रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस हो जाए। कैसे? वो मैंने बात करनी, पहले आप ये एंट्री लिखो कि हम किस एंट्री की बात करना चाह रहे हैं।
इस लाइन में कौन सी एंट्री छुपी हुई है? इस इंग्लिश में एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस टाइप है, रिटेन्ड अर्निंग्स पे। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अब अगर ये एंट्री देख के जो सामने रख के जरा हेडिंग पड़ी जाए तो इसका सिंपली फिर मतलब ये होगा कि हम शायद ये बात करने लगे हैं कि ये एंट्री कब होनी, व्हेन, कब ये एंट्री होनी। इन अदर वर्ड्स कब ये एंट्री होने का मतलब कब ये सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना। इन अदर वर्ड्स बस हमने अब ये पढ़ना है कि ये एंट्री कब होनी, ठीक है। इस एंट्री के इफेक्ट्स क्या होंगे, ये क्लियर है? सरप्लस कम या अगर सारे सरप्लस से एंट्री होगी तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और सारा फिर सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग से प्लस हो जाएगा। और अगर ये थोड़ा थोड़ा करके होगी तो कम हो रहा है, सरप्लस कम हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ रही है, ठीक है। तो अब जरा इसको डिस्कस करते हैं कि कब होती है फिर क्यों होती है, इसकी सेंस क्या है। तो इसकी बेटा दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहले लेफ्ट साइड पे लिखना जरा, दिस एंट्री इज मेड, या थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिवैल्यूएशन सरप्लस is transferred to retained earnings when the asset is disposed of. The second जो पॉसिबिलिटी में बाद में राइट साइड पे लिखूंगा। फर्स्ट सिचुएशन इज कि ये एंट्री उस दिन कर दें जिस दिन वो एसेट जिससे रिलेटेड ये सरप्लस था वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। डिस्पोजल की एंट्रीज याद है? डिस्पोजल का मीनिंग क्या होता है? सेल का मीनिंग क्या होता है कि हमने वाकई बेच दिए। वाकई बेच दिया का मतलब कैश के बदले बेच दिए, या एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज भी हो सकता है। ये रिवैल्यूएशन भी एक्चुअल सेल है। रिवैल्यूएशन सिर्फ एक कंपैरिजन है कि अगर इस वक्त बेचें तो गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेक्टेड गेन एक्सपेक्टेड लॉसेस है, डिस्पोजल का मतलब होता है आपने वाकई बेच दिए और एक्चुअल गेन लॉस आ जाता है। एक्चुअल गेन लॉस आ जाता है। प्लीज सर 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 डिस्पोजल सर डिस्पोजल सर। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि ये एंट्री कब कर दें, जब वो एसेट जिससे रिलेटेड सरप्लस था वो डिस्पोज हो जाए। अब इसको समझने के लिए क्या बात हो रही है, जरा पेज नंबर 21 निकालो, थोड़ा सा डेटा वहां से देखें, बाकी तो मैं भी पेज 21 में, बाकी जो पीछे चीजें बहुत मैं वैसे लिखवा दी आपको। पेज 21 के सेंटर में तकरीबन है ट्रांसफर द सरप्लस व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ, एक हेडिंग मिलेगी नंबर 1, मिल जाएगी। उसके नीचे की एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। फुल कंसंट्रेट करना बाप में, पता बाप को तकरीबन सब कुछ चल गया हुआ है, बिल्कुल कंसंट्रेट। एग्जांपल ढूंढनी मिल जाएगी, किस जगह ढूंढ रहे हैं? तकरीबन मिड ऑफ द पेज नंबर 21, तकरीबन थोड़ा सा ऊपर। मशीनरी हैविंग, रेडी? मशीनरी हैविंग अ रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ रुपीज 2,60,000। ये रिवैल्यूड अमाउंट क्या होती है? अंडरलाइन के लिखे जरा, ये फेयर वैल्यू ही क्या नाम है? रिवैल्यूड अमाउंट, सिंपली फेयर वैल्यू ही के लिए वर्ड है। रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूड अमाउंट निकला। A machinery having a revalued amount of rupees 2,60,000 and accumulated appreciation amounting to rupees 13,000 is sold for rupees 2,53,000 on 30th June 2013 पर हो गया। चंद एक क्वेश्चंस के आंसर सर। 30th जून 2013 पे रिवैल्यूएशन हो रही है, सोल्ड हो रहा है, बेचा जा रहा है,
ऐसे ही है। लेकिन पिछली लाइन में वापस है, क्या ये एसेट पिछले सालों में डिस्पोजल से पहले रिवैल्यू किया था? रिवैल्यू करके कहां तक आ गया था? 2,60,000 तक आ गया था। उसकी डेप्रिसिएशन कहां से आ गई 13,000? क्या आफ्टर रिवैल्यूएशन भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है? तो क्या रिवैल्यूएशन किए हुए कुछ अर्सा गुजर गया और उस अरसे में 13,000 डेप्रिशिएट हो चुका है बेचने से पहले पहले पहले? अब एग्जैक्टली हमें डेट नहीं पता, हम नहीं कह सकते कब रिवैल्यू हुआ होगा, लेकिन ये दो फिगर्स ये बता रही, 13,000 ये बता रहा कि रिवैल्यूएशन के बाद भी कुछ अर्सा गुजरा है। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जहन में लाया जरा, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस हो भी तो वो एलिमिनेट हो जाता है। सर जी है, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई बैलेंस हो भी तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये बाद में कहां से फिगर आ गई? सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन के बाद फेयर वैल्यू डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो एसेट 2,60,000 पे आ गया था, 13,000 फर्दर डेप्रिशिएट हुआ, कितने का रह गया है? कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर। डेट ऑफ डिस्पोजल पे ये कितने का रह गया था? 2,60,000 माइनस 13,000, ऐसे ही होगा। अब ये 247,000 क्या कहलाएगा? ये भी WDV, ये भी WDV है, लेकिन ये रिवैल्यूड एसेट की WDV। अगर कॉस्ट मॉडल हो तो WDV कैसे आती है? हिम्मत जवानो हिम्मत, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर फिर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर शायद रिवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड। So what is 2,47,000? WDV on the date of revaluation, sorry, WDV on the date of disposal कितने का बेचा है? 2,53,000 का बेचा है। गेन है लॉस है? रिवैल्यूएशन गेन है या रिवैल्यूएशन लॉस है? ना रिवैल्यूएशन गेन है ना रिवैल्यूएशन लॉस है, ये डिस्पोजल गेन या लॉस। रिवैल्यूएशन गेन लॉस तो तब आते हैं जब सिंपल कंपैरिजन होता है, तो ये तो डिस्पोजल गेन या लॉस। और डिस्पोजल का गेन हो या लॉस हो, प्लीज जहन में लाया था डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस कभी देखा आपने? तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, चाहे गेन हो चाहे लॉस। तो यहाँ कितना गेन बनता है? 6,000। ये डिस्पोजल का गेन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अदर इनकम जहन में लाया जरा, अदर इनकम अदर इनकम अदर इनकम अजान, तो 6,000 अदर इनकम में प्लस होगा। एक सेंटेंस लेकिन और है, ऑन दिस डेट, किस डेट? On this date, in this date, कौन सी डेट? 30th June 2013, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस इज। क्या ये एसेट डिस्पोजल से पहले कभी रिवैल्यू हुआ था? और उस रिवैल्यूएशन के वक्त 75,000 इसका सरप्लस आया, ठीक है? तो सिर्फ नई चीज शायद क्या है, डिस्पोजल अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले ही पता है, एसेट डिस्पोज हो सकता है, गेन लॉस आता है, लेकिन आज नई चीज हम शायद ये पढ़ रहे हैं कि रिवैल्यू होने के बाद डिस्पोजल हुई है, और रिवैल्यू होने पे 75,000 के अकॉर्डिंग टू दिस डाटा सरप्लस आया हुआ था जो डेट ऑफ डिस्पोजल पे मौजूद है। यहाँ तक डन है? प्लीज डाटा समझ आ गया? डिस्पोजल हो रही है या रिवैल्यूएशन हो रही है? और डिस्पोजल रही है, लेकिन लास्ट रिवैल्यूएशन पे डिस्पोजल से पहले कितना सरप्लस इस एसेट का आया था? 75,000। तो ये पूरा सवाल अब ये है, 260,000 का नाम क्या है? दोबारा जल्दी से रिवाइज करें। ये फेयर वैल्यू थी, ये फेयर वैल्यू थी क्यों बोला मैंने? क्योंकि 13,000 डेप्रिशिएट हो गया था, 247,000 WDV है, 253,000 सेल प्रोसीड्स है, सही है सर, और 75,000 इस एसेट से रिलेटेड सरप्लस जो इसकी लास्ट रिवैल्यूएशन पे आया था, और किस दिन पड़ा है? डिस्पोजल वाला दिन पड़ा। यहाँ तक ठीक है सर? अब रजिस्टर कैंडी खोलना जरा, हमने कुछ एंट्रीज बनानी है। अब इस केस में डिस्पोजल कैसे रिकॉर्ड होनी है? नहीं बेटा, आपके सामने क्या इस डाटा के मुताबिक जो लाइन हमने पढ़ी है, अगर अंग्रेजी हम अप्लाई करें तो 30 जून 13 पे डिस्पोजल हो रही है या रिवैल्यूएशन हो रही है? पहले ये क्लियर कर लीजिएगा, डिस्पोजल हो रही है, लेकिन क्या डिस्पोजल से पहले कभी एसेट रिवैल्यू हुआ था? अब उसकी डेट की हमें जरूरत नहीं, वो जब भी कभी हुआ था
हमें ये पता है 75,000 रुपीज का सरप्लस है, तो हमने बस डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी, हमें डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए डिस्पोजल डेट चाहिए, रिवैल्यूएशन करनी होगी तो रिवैल्यूएशन की डेट चाहिए होगी, डिस्पोजल होनी है सर। 30 जून 2013 पे डिस्पोजल की एंट्रीज करनी, रिक्वायर्ड प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू अकाउंट फॉर द डिस्पोजल। रिवैल्यूएशन के बेटा मेरा ख्याल है कि एंट्रीज सब हमें पता है, मेरा ख्याल गलत है, सरप्लस है तो क्या एंट्री होगी सर, लॉस होगा तो क्या एंट्री होगी सर, अगर सेपरेट लेजर पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना होगा तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे क्या एंट्री होगी सर, ये भी पता चल जाएगी, ये भी याद रखिएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये बहस सब हो चुकी है। लेकिन अगर रिवैल्यू एसेट हो गया था और वो डिस्पोज हो जाए और उसका सरप्लस आ रहा हो तो फिर क्या करना है, ये बात अब नहीं है, ये हम करने लगे। अभी तक जितनी हमने डिस्पोजल पढ़ी थी वो थी कॉस्ट मॉडल पर सर, कॉस्ट मॉडल पर, लेकिन अब हम पढ़ने लगे रिवैल्यूएशन मॉडल पर, तो कॉन्सेप्ट सारा वही है। आपने इंशाल्लाह मुझे बताना है क्या होना चाहिए, वो मैंने कर देना, ठीक है। तो प्लीज इस वक्त रिवैल्यूएशन होने लगी है या डिस्पोजल होने लगी, डिस्पोजल होने लगी इस वक्त, रिवैल्यूएशन भी नहीं, रिवैल्यूएशन जब कभी हुई होगी तो 75,000 फाइनली एक दफा दोबारा देखें, इस 75,000 की एंट्री पता है आपको क्या हुई होगी, ऐसे डेबिट हुआ होगा और सरप्लस हुआ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ होगा। अब अगर 30 जून 2013 को ये एसेट बेच दिया तो आप एज एन अकाउंटेंट इसको कैसे डेबिट क्रेडिट करके कंप्लीट करें, नहीं वो करने लगे, वो कोई इशू नहीं है, वो आपको पता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लें कि हम करना क्या चाहते हैं इस वक्त। हम डिस्पोजल कर रहे हैं, हम एक ऐसे एसेट की डिस्पोजल रिकॉर्ड करने लगे हैं जो पहले रिवैल्यू हो चुका है, बस नथिंग एल्स, और उसका सरप्लस देयरफॉर किसी पुरानी रिवैल्यूएशन की वजह से 75,000 आया, नथिंग एल्स। अब इससे पहले कि मैं एंट्रीज की तरफ जाऊं, अब डिस्पोजल की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हुए भी बल्कि पहले तो ये क्लियर कर लें, ये सिंपली कैश के अगेंस्ट डिस्पोजल है, ये एक्सचेंज हुआ हुआ, क्योंकि डिस्पोजल वो भी हो जाती है, एक्सचेंज में भी होती है, तो ये एक्सचेंज की स्टोरी नहीं है, इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,50,000, तो ये कैश के अगेंस्ट डिस्पोजल। फिर दूसरा ये भी आप ध्यान में लाना, हमने जब एंट्रीज पढ़ी हैं तो दो तरीकों से पढ़ी हैं, लेजर्स आर रिक्वायर्ड एंड लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इस वक्त अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़ें तो हमसे बस क्या रिक्वायर्ड है, जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड, तो एसेट लेजर्स ऑफ एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं उस कंपाउंड एंट्री की तरफ जाऊंगा जो आपको डेफिनेटली मेरे से ज्यादा बेहतर पता है, मींस उसी एंट्री में गेन लॉस निकाल लेंगे। होता है ऐसा तरीका सर, ही होता है सर, वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़े, आप इससे ना लिखिएगा, आप एकदम लिखने की जल्दी करते हैं, सारी स्टोरी तो वहीं खराब हो जाती है। पहले आराम से तसल्ली से करवाएं और देखें क्या मैंने वो तो नहीं किया जो आप नहीं कह रहे, वही मुझे करना चाहिए जो आप कहेंगे। तो डिस्पोजल की मैं कंपाउंड एंट्री इसलिए बनाने लगा हूं क्योंकि लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट, कहां से शुरू करें। ये बड़ा आवाज ठीक है सर? ये बात बेटा ये हो रही थी, आप लोग भी काइंडली अपना पीछे रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में पीछे जाएं और जिस पेज पे आपने एक समरी ऑफ डिस्पोजल एंट्रीज लिखा था उस पेज को जरा एक नजर रिवाइज कर लें। दो सिनेरियोज में बहस हुई थी,
कौन कौन से? इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड एंड इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इस वक्त हम लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड वाली सिचुएशन में हैं। और चलें अब आपने होपफुली पेज खोला हुआ है, ये भी जरा देख लें कि मैं लेफ्ट साइड वाली एंट्रीज करूंगा या राइट साइड वाली? राइट साइड वाली, क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का हेड शायद अलग आ रहा है। तो फाइनली शायद मैं कौन सी एंट्री करना चाहता हूँ, जरा देख लीजिएगा, मैं वहां से देख के बोल रहा हूँ। कैश डेबिट होना है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट ने भी डेबिट होना है, एसेट ने क्रेडिट होना है, और देन फिर बैलेंसिंग फिगर ने गेन लॉस के तौर पे रिकॉर्ड हो। डन है प्लीज? जर्नलिस्ट आप लोगों ने भी देख लिया? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बस अपने आप को एडजस्ट आपने करना है। लेट्स स्टार्ट। ये कैश डेबिट ठीक है? आगे बोल दें प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट किया? 13,000 से। यार सोच के बताएं, मशीनरी कितने से क्रेडिट किया? 260 से। यार ये तो डब्ल्यूडीवी से नहीं होती। डब्ल्यूडीवी से भी हो सकती है, लेकिन वो आपको पता है कि वो बहस नहीं हो रही, सेपरेट लेजर्स बने नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा 3 हेड्स हैं, बैलेंस करके मुझे बता दें किधर कितना आ रहा है। प्लीज कैलकुलेटर भी अलाउड है, सोचना भी अलाउड है। सॉरी मैंने बताना भूल गया कि कैलकुलेटर पे वर्किंग होती है। डेबिट अमाउंट्स कितनी हो गई हैं? 2,66,000 यार, 266 हो गया। और क्रेडिट अमाउंट कितनी है? किस अमाउंट में डिफरेंस है? क्रेडिट अमाउंट में कितना फर्क है? गेन है लॉस है? गेन है लॉस है? गेन कहाँ जाएगा? ये कोई रिवैल्यूएशन गेन नहीं है, डिस्पोजल का गेन है। प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में जाएगा। पहली एंट्री अपने हाथ से मेरे ख्याल कहीं अलग लिखें, कहाँ लिख रहे हैं इस नोट्स पर लिखना है, लेकिन अपने हाथ से लिखें, वहां से देख के एंट्री ना लिखनी है। अपने हाथ से दोबारा ट्राई करें। अगर बुक पे लिखनी है जरूर लिखें, लेकिन खुद से डेबिट क्रेडिट सोच के। इस तरह ना कह दीजिएगा लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिलेबस किताब में लिखा हुआ है, तो ये ना कह दीजिएगा सिलेबस हैंड हो गया, तो सब कुछ ही लिखा हुआ। ना करें, भाई को तंग नहीं करें, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे फंसा हुआ बेचारा मजबूरन बैठा हुआ। आखिरी कोताही है, इंशाल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा बता दीजिएगा लिख के, जरा क्लियर हो गया? ये क्या किया मैंने इस एंट्री में? नहीं, किस चीज की एंट्री की मैंने? सिंपल एक डिस्पोजल, ये मैंने गेन लॉस रिकॉर्ड कर लिया जी सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दिस डेट बैलेंस ऑफ सरप्लस इज, इस डेट पे 75,000 है, तो कभी पीछे आया होगा। सर उस डेट की हमें जरूरत क्या है? हमने डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है, हमें डिस्पोजल डेट चाहिए। तो जब कभी लास्ट रिवैल्यूएशन हुई होगी, उस वक्त एसेट 2,60,000 पे चला गया था, और उस रिवैल्यूएशन पे 7,75,000 का सरप्लस आया था, ठीक है? और वो सरप्लस अभी तक पड़ा है। जी सर, इस फर्स्ट एंट्री को जो हमने की है, आई थिंक इसमें कोई नई चीज नहीं सवाए इसके, बल्कि है कोई सवाए इसके? वही चीज है सवाए इसके कि शायद कॉस्ट मॉडल अगर होता तो एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट होता। हिम्मत जवानो हिम्मत। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट रिवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, लेजर अलग बने वैसे ही नजर आ रहा है। अगर ये एंट्री कर ली जाए तो इस एंट्री के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएंगे, जरा अब नेक्स्ट जरा ये सोचना शुरू करें। कैश डेबिट होने से आपके करंट एसेट्स में कैश बढ़ जाएगा, 2,53,000 में प्लस हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आपके नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा है, एसेट्स इसका ताल्लुक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,000 से खत्म हो जाएगा। खत्म मैंने इसलिए बोला कि 13,000 ही है, डेबिट होके 26,000 हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एसेट क्रेडिट होके आपकी बुक से खत्म हो जाएगा। क्या करना?
सर जी क्या ख्याल है सर? और फाइनली जो गेन है वो अदर इनकम में चला जाएगा। नेट इफेक्ट ये है कैश आ गया और पुराना एसेट चला गया, जो डिफरेंस बनता है वो हमने गेन रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया? अब आगे जरा लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ था, बैलेंस ऑफ सरप्लस। इसी एंट्री में, इसी डेटा में एक ये लास्ट लाइन लिखी। अब जरा विजुलाइज कीजिएगा काइंडली दोबारा, क्या हमारी इस फर्स्ट एंट्री से एसेट हमारी बुक से खत्म हो गए? और सर जी खत्म हो गया सर, क्रेडिट होकर जीरो हो गया ना, तो बुक से खत्म हो जाने का मीनिंग क्या है? डिस्पोज हो गया। अब हमारा ये एसेट रह गया, ये जिसको जिसको बेच दिया उसका हो गया, अब उसका हो गया, हमारा नहीं। लेकिन क्या अभी इस एसेट का सरप्लस हमारी बुक्स में आ रहा है? अपनी एंट्री देखें, अब इस एंट्री में तो हमने सरप्लस का कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ बेटा नई चीज क्या दी है कि अगर कोई रिवैल्यूड एसेट डिस्पोज होगा तो डिस्पोजल वाले दिन उसका फिर जितना सरप्लस पड़ा होगा उस सरप्लस को भी आप ट्रांसफर करके रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट कर देंगे। अब जरा वो बॉक्स साइड ढूंढे जो अपने ऊपर मेरे साथ एक बनाया अपने रजिस्टर पे। किसने बनाया सर? क्या हेडिंग बना रहे थे? क्या हेडिंग बनी हुई? हेडिंग हेडिंग हेडिंग। तो व्हेन वैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स में पहला पॉइंट क्या लिखा था? व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो जब बेटा एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, डिस्पोजल की एंट्री आप एज इट इज करेंगे। लेकिन अगर रिवैल्यूड एसेट डिस्पोज होगा और उस रिवैल्यूड एसेट का सरप्लस आपकी बुक्स में पहले से आ रहा होगा, तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आपके जहन में एक और एंट्री कौन सी आया करेगी? कौन सी आया करेगी? तो उसकी डबल एंट्री बना करेगी। बोले एंट्री वैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल क्वेश्चन कितने सी एंट्री होगी? तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग इन डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट? डिस्पोजल की नॉर्मल एंट्री करने के बाद अगर रिवैल्यूड एसेट से रिलेटेड कोई सरप्लस पड़ा तो वो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक एंट्री लिखते हैं, फिर इसके इफेक्ट्स कहां कहां जाएंगे वो भी मैं लिख के बताता हूं। असल में ये सरप्लस था क्या? एंड एक्सपेक्टेड गेन था, लेकिन जब डिस्पोजल हो गई है तो फिर अब ये सरप्लस भी खत्म कर, ठीक है, खत्म होके सरप्लस खत्म होके फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स अब इस सरप्लस में से, नहीं, इस सरप्लस में से एसेट बेचने की वजह से पहले तो आप शेयर होल्डर्स जहन में लाएंगे, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलता है। यदि प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है सर, रिटेन्ड अर्निंग्स में से मिलता है। तो जब तक बैलेंस सरप्लस के सामने है उस वक्त तक ये प्रॉफिट अभी रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं है, देयरफॉर इसमें से डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन जब एसेट डिस्पोज होगा तो इसका सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी, और रिटेन्ड अर्निंग्स से फिर फर्दर डिविडेंड भी दिया जा सकता है। मेरी बात समझने के लिए जो मैंने आखिर में भी कर दी है आपके सामने, ये एंट्री लिखी है आपने सेकंड, इसके सामने, इसके नीचे अब आपने एक छोटी सी वर्किंग अपने हाथ से लिखनी है, लेकिन पहले देखनी है रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन बताएं जी कैसे होती है। बेटा वही चार चीजें यार। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, इससे एकदम ना देख के लिखना शुरू कर दिएगा। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स रादर देन लेजर, मैं जरा एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या प्लस होता है? अब साथ साथ अपनी एंट्रीज और लिंक करते जाना। ये जो भी प्रॉफिट होगा ये कहां से आता है? प्रॉफिट लॉस में। अपनी फर्स्ट एंट्री जरा देखें, जो अपने फर्स्ट एंट्री की, उस फर्स्ट एंट्री में जो 6000 का गेन है, वो जो 6000 का गेन है, क्या वो अदर इनकम में शामिल होके इस प्रॉफिट की फिगर में आ रहा होगा? तो 6000 तो इस प्रॉफिट के अंदर पहले ही आ रहा है। अब दूसरी एंट्री देखें, दूसरी एंट्री क्या लिखी हुई है? रिटेन्ड अर्निंग्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? तो एक नई चीज आपके सामने इस एंट्री के बाद क्या आ रही है? देन हम एक हेडिंग लिखा करेंगे, अगर स्टेटमेंट बना रहे हुआ करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने अकॉर्डिंग टू दीस फिगर्स कितना आपको नजर आ रहा होगा? 75,000।
फिर अगर कोई डिविडेंड दिया है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो भी फिगर है वो मैं सिर्फ 75,000 दिखाना चाह रहा हूँ। के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे। तो अगर सरप्लस भी ट्रांसफर हो रहा हो तो एक दफा जरा काइंडली ये सारी फिगर जरा तरतीब से देख के बोल दें, तो फिर वर्किंग कैसे 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 हो रही होगी। सबसे पहले क्या उठाएंगे हम, फिर उसमें क्या ऐड हो जाएगा, और अगर डिस्पोजल का कोई गेन है या लॉस है वो इस प्रॉफिट में ऑलरेडी आ रहा हो, अदर इनकम में या एक्सपेंसेस में शामिल होकर उसका इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा होगा। एक अलग से प्रेजेंटेशन आपको नजर आया करेगी, सरप्लस अगर ट्रांसफर हुआ तो रिटेन अर्निंग्स प्लस हो रही होगी ये फिगर, या माइनस, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रही होंगी, प्लस फिगर हो रही होगी, फिर डिविडेंड माइनस होकर हमारे पास क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आएगी। अब इस तरह करें, एक स्टेटमेंट ये भी बनाना है, उसके ऊपर हेडिंग लिखना, मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग्स। क्या मतलब मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग्स? नहीं, मूवमेंट मींस रिटेन अर्निंग्स में चेंज कैसे कैसे आ रहा होगा, किस किस चीज से क्या प्लस माइनस चेंज आ रहा होगा। जी ठीक है, पढ़ा लें सर। ये लास्ट पेज पे चला दो ऐसे। जी मौसम एसेट तो हमारी बुक से निकल गया था, लेकिन सरप्लस हमारी बुक से खत्म नहीं हुआ था डिस्पोजल की एंट्री से। तो ये दूसरी एंट्री में सरप्लस हुआ। तो फर्स्ट एंट्री में एसेट हमारी बुक से क्रेडिट हुआ कैश के अगेंस्ट, और सेकंड एंट्री में फिर जो सरप्लस रह गया था वो रियलाइज प्रॉफिट्स में ट्रांसफर हो गया। जी एक नजर काइंडली आप जरा देख लें यहाँ तक, कोई और क्वेश्चन अगर ध्यान में आता है तो उसको डिस्कस करके आगे चलते हैं। लेकिन हमारा ये कुछ जितनी मैं बातें डिविडेंड्स वगैरह की बताता हूँ ना, ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा भी आइडिया दे रहा हूँ। ये डिविडेंड्स के एंगल से बहस आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे रखें, ये कैसे होता है किस तरह होता है, बस जितना जितना काइंडली मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ रखिएगा, तो उससे आगे नहीं काइंडली, क्योंकि आगे काफी सारी चीजें जो साथ साथ में डिस्कस करूंगा। जी जैन साहब आपकी बात शायद बिल्कुल वही है जो मैंने अभी एंट्री की। एक बॉक्स आपने लिखा जी लेफ्ट साइड पे ऊपर इस एंट्री से ऊपर, या भी कहाँ लिखा हुआ, जहाँ भी लिखा है लिखा वैसे इसकी हेडिंग है, उस बॉक्स के ऊपर हेडिंग है कि सरप्लस ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग्स में कब होना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इन शॉर्ट वर्ड्स जिस दिन आप अपने एसेट की डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, तो डिस्पोजल की वही एंट्री करेंगे जो पहले करते हैं। लेकिन अगर रिवैल्यूड एसेट होगा और उसका कोई पुराना सरप्लस आ रहा होगा, तो ये भी अब जहन में आया करना चाहिए कि उस सरप्लस को हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट एंड सरप्लस डेबिट करके ट्रांसफर करना, एंड नथिंग एल्स। क्या डिस्पोजल की एंट्री भी बदल रही है? डिस्पोजल की एंट्री वही है, एक नई एंट्री और ऐड हो रही है अगर रिवैल्यूड एसेट का कोई सरप्लस का बैलेंस ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पड़ा होगा। एक तो फाइनली दोबारा बोल दें कौन सी एंट्री है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल? इट मींस ये जो एंट्री है इस फर्स्ट केस में सरप्लस डेबिट एंड रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एक ही दफा कब हुआ करेगी, व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर रिवैल्यूएशन के बाद 5 साल गुजर गए और 5 साल बाद डिस्पोजल है, तो ये एक ही दफा डिस्पोजल वाले दिन होनी है।
और जब तक डिस्पोजल नहीं हो रही, ये सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स की क्रेडिट की एंट्री नहीं होनी। इन अदर वर्ड सरप्लस कहाँ ही पड़ा रहेगा, इक्विटी में एक अलग हेड के तौर पे पड़ा रहेगा। ठीक है, जी मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, चले अच्छा ही हो गया, ये बात आ गई सामने। रिवैल्यूएशन लॉस का डिजाइन बनाया, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बोलना, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा, रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाता है? ये इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, और प्रॉफिट नहीं, वो अभी अगर नहीं सरप्लस पड़ा होगा तो सरप्लस को खत्म कर देगा, और अगर ज्यादा लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। इन अदर वर्ड्स इसका कोई अलग हेड नहीं है, लॉस है वो प्रॉफिट लॉस में ही चला जाता है फाइनली, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके प्रॉफिट को कम कर देता है, और कम प्रॉफिट ही रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लॉ जिस तरह सरप्लस एक अलग हेड के तौर पे पड़ा होता है, लॉस उस तरह से कोई अलग हेड के तौर पे नहीं है। लॉस जैसे ही आता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का अफेक्ट कर देता है अगर उसने करना हो। तो मींस टू से देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सारी बहस सिर्फ किसकी होनी है? सरप्लस एक अलग हेड के तौर पे आया था, तो सरप्लस ने तो रिटेन्ड अर्निंग्स में बाद में कहीं भी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर होना है, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस जब आता है वो या सरप्लस से एडजस्ट हो जाएगा, और अगर सरप्लस कम था लॉस ज्यादा था तो बैलेंसिंग फिगर सीधी प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को अफेक्ट कर देगी। तो ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस टू रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हो रहा। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड। ठीक है यासिन साहब? जी सर, जहां आप लिख रहे थे कैंडी वहीं एक तरह दूसरा पॉइंट भी लिखो। जी सर, कौन सा चलवाना सर? ये भाई का ऐसे चलवाना है। जी सर जी, दरमियान में अब लेफ्ट साइड पे आपने लिखा था, जगह है वहां, वहीं लिखेगा कैंडी। एक और कर दो, एक साथ और लिखो। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सरप्लस एक ही दफा इकट्ठा ट्रांसफर किया जाए व्हेन द एसेट इज डिस्पोज ऑफ। बार बार वर्ड्स इसलिए बोल इतना जेन में फाइनली सेट कर रहे हैं। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है, एक और चीज अलाउड ये है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस is transferred to retained earnings as the asset is used and depreciated. अभी भी किस मेन हेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं? किस एंट्री की बहस हो रही है? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। एक पॉसिबिलिटी ये है लेफ्ट साइड पे कि ये एंट्री एक ही दफा की जाए जब कभी एसेट डिस्पोज होगा। राइट साइड पढ़े, राइट साइड का बॉक्स। एक दूसरा तरीका ये है कि रादर देन एक ही दफा इकट्ठा ट्रांसफर करें डिस्पोजल पे, जैसे जैसे एसेट यूज होकर डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ सरप्लस का कुछ पोर्शन भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते चले जाएं। क्या मतलब मेरी इस बात का? इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनानी है, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनानी है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पहले बना लेने दीजिएगा, आपके लिए बना रहा हूँ, यकीन मानिएगा। मैंने 3-4 कॉलम बनाने, अगर आप साथ साथ शुरू रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या लिखना है। तो प्लीज माई रिक्वेस्ट बनाने दीजिएगा मुझे, और मेरी बातें साथ साथ पहले सुन लीजिएगा। अपने जहन में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएगा। लेट्स अज्यूम हमारा ईयर एंड है 30th जून, 30th जून पे हमारा ईयर एंड होता है।
2020 ईयर एंड पे 30 जून 2020 पे आपकी बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली नॉन करंट एसेट्स में सपोज एक मशीनरी आ रही थी। सब मेरे साथ है? ये क्या बना रहा हूं आपके सामने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कुछ रेलिवेंट डाटा लिखना चाह रहा हूं। सपोज 2020 का एंड था, 30 जून 2020 का एंड हो गया था। हमारी बुक्स में एक मशीनरी 1 लाख रुपीस पे आ रही थी, 1 लाख रुपीस WDV पे आ रही थी। यहाँ तक ठीक है? इस डेट पे सपोज आपने 30 जून 2020 पे इसकी रिवैल्यूएशन की और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सपोज 50,000 का सरप्लस आ गया। एंट्री बोलो। मशीनरी डेबिट हो गई। मशीनरी डेबिट का मतलब मशीनरी में 50,000 ऐड हो गया। ये 50,000 क्या अज्यूम किया मैंने? सरप्लस। इट मींस फेयर वैल्यू कितनी होगी? 1,50,000। अगर 1 लाख WDV है, 50,000 सरप्लस है, तो फेयर वैल्यू फिर 1,50,000 होगी। ठीक है यहाँ तक? तो आफ्टर दिस प्लस हमारा एसेट जो है 1,50,000 पे आ जाएगा। लेकिन नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स छोड़ रहा हूँ, नॉन करंट एसेट बस एक ही है सपोज चीज। देन जरा इक्विटी जहन में लाएं। इक्विटी के कौन कौन से हेड्स का पता है आपको? प्लीज पता है यार। कैपिटल का पता है आपको? कैपिटल का पता है? रिटेन्ड अर्निंग्स का पता है? तो इन फिगर्स को मैं इसलिए छोड़ा, अभी इनकी बहस नहीं है। अगर मशीनरी डेबिट करूंगा तो मशीनरी में प्लस करने के साथ साथ एक उसका दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 50,000 हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ जाएगा। कुछ बात समझ आई है सर? अब मैं फिगर सिर्फ आपके सामने बहुत दिख रहा हूँ जो हमसे रेलिवेंट है। डेफिनेटली अब ये ना कह दीजिएगा कि एसेट्स में 1.5 लाख हो गया और इक्विटी में 50,000 हो गया तो बैलेंस शीट आउट होगी। जब मैंने 1 लाख पहले मशीन का लिखा, उसका भी डेफिनेटली सेकंड इफेक्ट होगा। तो काइंडली इस तरह से जज्बाती ना हो जाइएगा। मैंने 50,000 के आपको 2 इफेक्ट्स दिखाए हैं। 50,000 एसेट में ऐड होने से एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, और उसका जो सेकंड इफेक्ट है 50,000 का, वो आपको इक्विटी में किधर नजर आएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने नजर आएगा। मैंने रिवैल्यूएशन अज्यूम की है, या इस वक्त रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड की है ईयर एंड पे, ईयर के एंड पे। यकीनन आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या फेयर वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना होता है? आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना होता है। बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसने डेफिनेटली डेप्रिशिएट होना होता है। लेकिन बेटा अगर मैं ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन कर रहा हूं तो 1 लाख जरा ढूंढे ब्रैकेट के अंदर। ये जो 1 लाख की कैरिंग अमाउंट होगी, ऑलरेडी इसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुकी होगी, और रिवैल्यूएशन एंड पे हो रही है, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। अगर सपोज रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन करने के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस साल की। अगर रिवैल्यूएशन इस साल के मिड में हो तो पहले हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी और बाकी हाफ ईयर की आप फेयर वैल्यू पे चार्ज करेंगे। अगर 8 महीने बाद रिवैल्यूएशन हुई होगी तो 8 महीनों की पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, बाकी 4 महीनों की बाद में होगी। मैंने अज्यूम किया है कि रिवैल्यूएशन इज एट द एंड ऑफ द ईयर, देयरफॉर अब इस साल से डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे चार्ज नहीं होगी। आफ्टर का मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का मतलब 2021 से depreciation would be provided on 1,50,000 based on its remaining useful life. In other words, year end पे रिवैल्यूएशन के बाद एसेट फाइनली 1,50,000 पे आ गया है और उसका सरप्लस 50,000 इक्विटी में एक्यूमुलेट हो गया है, और 2020 मैंने यहाँ एंड कर दिया। इस साल की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं 1.5 लाख पे चार्ज कर रहा? ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, और डेफिनेटली अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है तो पहले हमने इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लाख की WDV बनाई होगी और उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन करना। यहां तक मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? देन सपोज असल में जरा कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ डिफरेंट ईयर्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। डेफिनेटली हर साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अलग अलग बनती है,
लेकिन जस्ट विजुअलाइज के हर साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिस्पेक्टिवली क्या क्या होता जा रहा होगा, मैं जरा कॉलम वाइज बना रहा हूँ। ये मैंने किस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कॉलम बनाया है, 30 जून 2020। लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर एंड हो गया, तो एज ऑन 30 जून ऊपर कॉमन डेट है, नीचे मैंने 2021 लिख दिया। कौन सा साल अब एंड मैं करने लगा हूं, और सर जी कौन सा साल एंड करने लगा हूं सर, 2021। अब 2021 में इस मशीन की डेप्रिसिएशन आनी है, किस अमाउंट पे, किस बेस पे, फेयर वैल्यू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बेस पे। तो लेट्स अज्यूम यूजफुल लाइफ जो रिमेनिंग थी, अब एग्जामिनर डाटा देगा, मैं हमने जरा अंडरस्टैंड करनी चाहिए बस यहाँ पे इस वक्त। तो लेट्स अज्यूम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 इयर्स एस्टिमेट हुई थी जब आपने रिवैल्यूएशन कर ली थी, ठीक है। मींस टू से किस डेट से ऑनवर्ड्स रिमेनिंग लाइफ 10 इयर्स रह गई है, 30 जून 2020 पे रिवैल्यूएशन के बाद 10 साल इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ रह गई थी। डन हो गया। तो बेस्ड ऑन 10 इयर्स अब बता दें किस अमाउंट को डेप्रिशिएट होना, 1,50,000 डिवाइड बाय 10। सिंपल वर्किंग से करनी कर दें जरा, कितने डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, तो 1,50,000 15,000 डेप्रिशिएट हो गया, 15,000 समझ आ गया कैसे, 1,50,000 डिवाइड बाय 10, कितनी डेप्रिसिएशन इस साल की बनी, 15,000 की एंट्री वाला है। प्लीज कोई एक आध तो बोल के उठे मेरे भाई, डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। पुरानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर गई होगी, एलिमिनेट हो गई होगी, वर्ड सही रखने, अब ट्रांसफर सरप्लस के लिए वर्ड है, एलिमिनेट हो गई होगी जब मैंने रिवैल्यूएशन की होगी। तो अब जीरो होगी पुरानी, 15,000 एक्यूमुलेट दोबारा हो गई, तो 1,50,000 में से 15,000 माइनस होके मेरी बुक्स में एसेट कितने पे आ गया होगा, 1,35,000। समझ आता है कैसे बन गया होगा, 1,50,000 माइनस 15,000। किस साल ये काम हुआ होगा, और देयरफॉर किस साल के एंड पे जाके 1,35,000 का एसेट रह गया होगा, 2021 के एंड पे 1,35,000 फाइनली इसकी डब्ल्यूडीवी रह गई। मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से डब्ल्यूडीवी लिखी है, ब्रैकेट में 1,50,000 माइनस 15,000। समझ आता है सर। देन इसके जरा नीचे आ जाएं, सरप्लस की तरफ आए। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सरप्लस तब रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो ये एसेट अगर डिस्पोज नहीं हुआ तो सरप्लस एज इट इज 50,000 इस डेट पे भी आ जाए। अभी तक हमने सरप्लस ट्रांसफर की सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी पढ़ी है कि सरप्लस इज ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन डिस्पोजल। तो लेट्स अज्यूम 2021 के एंड पे अभी एसेट हमारे पास ही है, हमने डिस्पोज नहीं किया है, तो फाइनली एसेट 135,000 पे आ गया, और सरप्लस एज इट इज 50,000 हमारी बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दोबारा नजर आएगा, किस जगह, सरप्लस के सामने इन इक्विटी। एनी कंफ्यूजन, समझ आ रही सर। एक दूसरी चीज यहाँ ज़हन में लाएं, क्या हर साल अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लें तो रिवैल्यूएशन कंपलसरी है, हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है सर। कब हो जानी चाहिए, जब कभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू आ जाए तब रिवैल्यूएशन होनी चाहिए। तो लेट्स अज्यूम 2021 के एंड पे ना तो ऐसे डिस्पोज हुआ और ना ही कोई रिवैल्यूएशन हुई है। एक छोटी सी चीज और रिवाइज करें दिन में, क्या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में लॉस भी आ सकता है, और अगर लॉस आ जाए तो पहले सरप्लस से एडजस्ट होता है। तो ना रिवैल्यूएशन हुई, ना डिस्पोजल हुई, ना रिवैल्यूएशन हुई, देयरफॉर कोई लॉस सरप्लस नहीं आया, और ना ही डिस्पोजल हुई, देयरफॉर सरप्लस एज इट इज 50,000 हमारी बुक्स में रह गई। फिलहाल जो चीजें हमने पढ़ी पहले मैं उसमें जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन जी, जी ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज। एक और सवाल जरा पूरा करवाएं और सोच के ध्यान से। 30 जून 2022 वाले साल में क्या मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, कितनी अमाउंट की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। नहीं, अब ये वाली बात बिल्कुल क्लियर रखनी है आपने, फेयर वैल्यू इन अब ऑनवर्ड ईयर्स में डेप्रिशिएट होना है। तो
मेथड मैंने यकीनन नहीं बताया, मेथड स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग है, कौन सा मैंने नहीं बताया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मेथड हमेशा कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 2021 में आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की है, 1,50,000 डिवाइड बाय 10। 2022 में भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 135,000 डिवाइड बाय नहीं करेंगे, 1,50,000 डिवाइड बाय 10 ही करेंगे। हर साल वर्किंग सेम रहेगी। इस साल की भी डेप्रिसिएशन क्या होगी, 15,000। अच्छा, अभी इस वक्त मिक्स ना कीजिएगा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो वो भी कोई इशू नहीं। अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी वर्किंग हो जाएगी। तो फिलहाल जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से तो उसी तक रहेगी। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन आप 1,50,000 डिवाइड बाय 10 करके कितनी अमाउंट आ जाएगी। अब आपका जो एसेट था 150 पे आ गया था आफ्टर इवैल्यूएशन, तो अब 2 साल एक्यूमुलेट हो जाएंगे। डेफिनेटली 15,000 की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी 2022 में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा एसेट 1,20,000 पे आ जाएगा या 1,50,000 पे ही रहेगा। लेकिन 120 बनेगा कैसे, 1,50,000 माइनस 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 30,000। ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं हम 1,35,000 माइनस 15,000। लेकिन अगर लेदर लेजेस बन रहे हो तो 1,50,000 एसेट अकाउंट है, माइनस 30 कैसे बना दिया मैंने ब्रैकेट में, 2 सालों की क्यूमुलेट होके एसेट फाइनली रह गया 120। एनी कंफ्यूजन जी सर, कंसंट्रेट कीजिएगा सर साथ साथ, मैं इसीलिए रुक रहा हूँ बार बार कि अगर कोई कंफ्यूजन है साथ साथ बताएं। नीचे इक्विटी में है कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स, लेट्स अज्यूम वंस अगेन अगर 2022 के एंड में भी डिस्पोजल नहीं हुई और दोबारा रिवैल्यूएशन भी नहीं हुई तो 50,000 एज इट इज दोबारा आ जाएगा। यहां तक हो गया सर। अब अगर 2022 तक ये जो देखा हमने इसी को फर्दर विजुलाइज करें और हमारी पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस डिस्पोजल वाली हो तो एसेट तो ग्रेजुअली डेप्रिशिएट होते होते कम होता चला जाएगा। 1,50,000, 1,35,000, 120,000, 105,000, 90,000, आहिस्ता आहिस्ता ईयर्स गुजरते जाएंगे, एसेट डेप्रिशिएट होता 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 कम होता जाएगा। लेकिन अगर सरप्लस ट्रांसफर की पॉलिसी डिस्पोजल पे है तो तब तक इंटेक्ट रहेगा जब तक कभी दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो या डिस्पोजल ना हो जाए। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ये अलाउड है। एज पर आई 16 आप डिस्पोजल वाली पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन एक दूसरी पॉलिसी भी अडॉप्ट की जा सकती है ताकि जैसे जैसे एसेट कम हो रहा है साथ साथ अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट सरप्लस में भी नजर आए। अब ये जो मैंने बात की इसको समझने के लिए आप ऊपर जाएं, जहां आप लिख रहे थे राइट साइड वाला बॉक्स देख रहे, जहां आप नोट कर रहे थे उसका राइट साइड पर मैं बॉक्स बना रहा था। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनाई जा सकती है कि एसेट जैसे जैसे डेप्रिशिएट हो रहा है यूज होते होते साथ साथ सरप्लस को भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते जाएं। मींस कौन सी एंट्री डिस्पोजल पे करने की बजाय ईयर वाइज साथ साथ करते जाएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, एंट्री वही है, एंट्री वही है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एंट्री कब की जाए, जब एसेट डिस्पोज होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि साथ साथ हर साल वैसे ही कर लें जैसे जैसे एसेट यूज होकर डेप्रिशिएट हो रहा है। अब मैंने आपको समझाना ये है कि अगर एसेट यूज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है और हम साथ साथ सरप्लस ट्रांसफर करना चाहें तो उसका आसान सा तरीका क्या है। काइंडली बोर्ड पे दोबारा देखें। मैंने अभी तक जो एग्जांपल आपके सामने बनाई है, ये एग्जांपल बनाते हुए मैंने कौन सी पॉलिसी अज्यूम की है, कौन सी पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर अज्यूम की है कि डिस्पोजल पे एक ही दफा करेंगे। लेकिन अब मैं इन्हीं फिगर्स की बेस पे आपको क्या दिखाने लगा हूं कि अगर डेप्रिसिएशन के साथ साथ सरप्लस ट्रांसफर होना है तो उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होनी है और उसका फिर प्रेजेंट हमने कैसे करना है। तो लेट मी ट्राई, प्लीज गौर से देखना। 2020 के एंड पे दोबारा आ जाओ। 2020 के एंड पे तो रिवैल्यूएशन हुई है, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में एसेट फेयर वैल्यू पे आ गया और 50,000 का सरप्लस इक्विटी में आ गया। डेप्रिसिएशन किस साल से शुरू हुई है, 2021 से। अगर आपने ईयर वाइज ट्रांसफर की पॉलिसी बनानी हो तो बेटा बिल्कुल सिंपल ये है, सुनिएगा और से।
जिस तरीके से जिस मेथड और लाइफ को बेस बना के आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन 10 इयर्स, उसी मेथड और लाइफ की बेस पे आप सरप्लस ट्रांसफर की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, कैलकुलेटर में 50,000 लिखा, 50,000 का नाम बताएं। ये जो इस वक्त वर्किंग हम करने लगे हैं 2020 में करने लगे हैं, 21 में, 20 में ऐसे डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ। तो जिस ईयर से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो रही है उस ईयर से सरप्लस पे ट्रांसफर कैसे होगा, 50,000 आपने लिखा। अब इसको उसी मेथड और बेस से आपने डिवाइड कर देना है जिस मेथड और बेस से आपने एसेट डेप्रिशिएट किया, विच मीन स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10 इयर्स लाइफ है। तो सिंपली आपने क्या किया, 50,000 लिखा, 50,000 डिवाइड बाय 10 किया, आपके पास अमाउंट क्या आई, 5,000। अगर आप एनुअल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अब आप 5,000 की एंट्री 2021 वाले साल में करेंगे। क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये 50,000 से करेंगे या 5,000 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर लेंगे कितने से, 5,000 से। ये वाला काम आप कब किया करेंगे, जब जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ सरप्लस ट्रांसफर करना आपने है। अब जरा दोबारा बोर्ड पे देखिएगा, अगर ये एंट्री हो जाए सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, राइट साइड पे जो मैंने लिखी है, तो सरप्लस पे इस एंट्री का कोई इफेक्ट होगा, ये 50,000 की बजाय 45,000 रह जाएगा। और 5,000 यहां से कहां गया है, यहां से 5,000 फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस हो जाएगा, जो मैंने 2 एरोस लगाए थे। दोबारा रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग जहन में लाएं, मूवमेंट इन रिटेन्ड अर्निंग्स जहन में लाएं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होने के बाद एक हेडिंग होती है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, के सामने 2021 में 5,000 नजर आएगा, और अगर डिविडेंड है तो माइनस होके क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगी। तो 5,000 कहां से कहां ट्रांसफर हो गया, और सरप्लस क्या लेजर जहन में लाया, सरप्लस के लेजर में इस एंट्री से पहले 50,000 आ रहा होगा, 5,000 डेबिट होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 45,000 नजर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। 2022 में हिम्मत कीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ अगर 2022 में आएगा, 2022 में भी फिर बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या मेथड स्ट्रेट लाइन है, अगर एसेट डेप्रिशिएट हुआ स्ट्रेट लाइन से तो फिर सरप्लस भी स्ट्रेट लाइन मेथड से ट्रांसफर होगा। इट मीन इस साल भी आप क्या करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय नहीं करेंगे, अभी भी जिस तरह 150 डिवाइडेड बाय 10 हुआ था सेकंड ईयर में, इस तरह 50,000 डिवाइडेड बाय 10 करके फिर अमाउंट कितनी आएगी। तो अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम चल रही है तो फिर सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट भी हर साल सेम आ जाएगी। इट मीन इस साल फिर एंट्री क्या रिपीट होगी, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। लेकिन अब मैंने 50,000 जो लिखा है 2022 में, ये ओपनिंग बैलेंस के तौर पे बताएं क्या आ रहा होगा, 45,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या हो गया था 45, वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बना होगा, तो फाइनली क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, 40,000 रह जाएगा। तो क्या जैसे जैसे फिर एसेट डेप्रिशिएट होकर कम हो रहा है, साथ साथ सरप्लस में से भी अमाउंट ईयर वाइज ट्रांसफर हो रही है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, नंबर 1 ऑन डिस्पोजल, अनदर वेज के जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ सरप्लस की अमाउंट भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दें। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब इससे पहले कि आप नोट करें, आपके जहन में दो वो क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो ना आए, पहले मैं उनको जरा रिजॉल्व कर। आपके सामने अब ये बोर्ड पे जो एग्जांपल है इसमें सरप्लस ट्रांसफर की पॉलिसी बन गई हुई है, डिस्पोजल जाए एज द एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड। 2022 का एंड हो गया, सब साथ हैं यहाँ तक। चलिए पहले मैं 1 मिनट रुकता हूँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कर ली, आगे नहीं कर ली, यहाँ तक जो मैंने वर्किंग की। जी नहीं, वो इसलिए रियलाइज होता रहा है क्योंकि शायद हम जो एसेट खुद से यूज कर रहे हैं, एक तरीका होता है एसेट से बेनिफिट लेने का कि उसे बेच दें, लेकिन एक दूसरा तरीका एसेट से बेनिफिट लेने का ये होता है कि उसे यूज कर लें। तो यही एसेट हमने अब बेच के बेनिफिट लेने की बजाय यूज करके अगर बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो वो सरप्लस जो हमने रियलाइज करना था डिस्पोजल करके, वही सरप्लस अब हम रियलाइज कर रहे हैं एसेट यूज करके खुद ही फायदे ले रहे हैं। इसकी वजह से फिर हमें गेन लॉसेस भी तो हो रहे होंगे ना, इसका प्रॉफिट्स भी हो रहे होंगे।
हम मशीनरी अगर है सपोज तो इसको यूज करके गुड्स बना रहे होंगे, तो वो गुड्स हमें बेनिफिट दे रही होंगी। तो दो तरीके होते हैं एसेट से बेनिफिट लेने के, या उसे बेच दें या ऑल्टरनेटिवली उसे इस्तेमाल करके फायदा लें। तो अगर इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लेंगे तो फिर आपका सरप्लस जो है खुद ही इस्तेमाल करने से भी रियलाइज हो जाएगा। तो ये बार लॉजिकल बातें इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे, वर्किंग्स अगर समझ नहीं आता तक। ठीक, ये एक सेकंड जरा एक दो क्वेश्चन में और जरा देखो। जी 2022 के एंड पे आ जाएगा। बताएं एसेट कितने का रह गया? 1,20,000। नीचे सरप्लस देके बताएं सरप्लस कितना रह गया? 40,000। लेट्स अज्यूम अब 2022 के एंड पे ये एसेट दोबारा रिवैल्यू हो जाए और उस रिवैल्यूएशन पे 60,000 का लॉस आ जाए। हिम्मत जो है ना, हिम्मत 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 हिम्मत। रिवैल्यूएशन पे क्या आ गया? 60,000 का सपोज लॉस आ गया, तो सारा का सारा 60,000 का लॉस प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। 50,000 लॉस एडजस्ट हो जाएगा, 10,000 प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। अब 50,000 सरप्लस है ही नहीं, 40,000 तक लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा और 20,000 रुपए का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर एनुअल ट्रांसफर पॉलिसी बना लेंगे तो रिवैल्यूएशन डेट पे जितना सरप्लस रिमेनिंग बचा होगा पहले वो एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी। 40,000 एडजस्ट होगा या 50,000? 40,000 एडजस्ट होगा अगर 2022 के एंड पे रिवैल्यूएशन। यहाँ तक ओके? एक दूसरी चीज, लेट्स अज्यूम 2022 के एंड पे डिस्पोजल हो जाए। अब हमारी पॉलिसी तो थी कि साथ साथ ट्रांसफर करना हमने, लेकिन अगर एसेट ही डिस्पोज हो जाए तो क्या फिर भी 40,000 को अगले सालों में 5,000 करके ट्रांसफर करेंगे? ऑब्वियसली अगर डिस्पोजल ही हो जाएगी तो फिर एसेट भी यूज नहीं हो रहा, एसेट की हम डिस्पोजल रिकॉर्ड कर देंगे और जितना सरप्लस उस वक्त रिमेनिंग बचा होगा वो इमीडिएटली रिटेन्ड अर्निंग्स में डिस्पोजल वाले दिन ट्रांसफर हो जाएगा। जितना बचा होगा का मतलब 50,000 की बात हो रही है, 40,000 की बात। तो इट मींस टू से एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। नई चीज हमने क्या पढ़ी है कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता है। फर्स्ट पॉलिसी डिस्पोजल के वक्त, सेकंड पॉलिसी जैसे जैसे एसेट यूज हो रहा हो। तो दोनों तरीके अब हमने डिस्कस करनी है। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर क्वेश्चन किया करेंगे और अगर एग्जामिनर ना बताए कि क्या करना है तो वो इंशाल्लाह बाद में लिख लेंगे। पहले आप ये एग्जांपल अपने पास नोट करें। जी जैन साहब वो तो बात होगी भी है, जिस डेट जिस मेथड और बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है उसी मेथड और बेस पे सरप्लस की ट्रांसफर होगी। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग होगा तो सरप्लस ट्रांसफर भी रिड्यूसिंग से हो जाएगा, वो तो होपफुली कोई मसला नहीं है। रेट अगर रेट होगा 20% फॉर एग्जांपल, तो 20% रेट से ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा होगा, उसी रेट से फिर सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा। तो जिस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट होगा उसी तरीके से सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट कैलकुलेट होगी। बस इतना फिलहाल ध्यान में रखें, बाकी इंशाल्लाह फिर फिगर्स आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ साथ फर्दर डिस्कस करेंगे। ये काइंडली आप दोनों हजरात अब मुसलसल डिस्टर्ब हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं और कई दिन हो गए हैं, मेरे लिए चॉइस नहीं छोड़े आप। तो इस वक्त आपने दुनिया का मासूम तरीन आदमी बन जाना है कि हम तो आज तक नहीं बोले। तो काइंडली बेहतर ये है कि एक एक शेयर का गैप छोड़ लें, रेजिस्ट नहीं हो रहा। कभी नीचे जाके बात हो रही है, कभी उठ के बात हो रही है, कभी मुड़ के हो रही है, कांस्टेंट डिस्टर्बेंस है। आई होप के बातों का स्टॉक पूरा हो गया जो आज का प्लान था या मिशन ऑन है। पर अपना खुद सोचें यार, मतलब मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर ये चीजें इतनी इजी होती
कि मजाक भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मजाक मैं करता। आप लोगों के लिए एक एक चीज नहीं है, जब तक कंसंट्रेशन से उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो ऑनलाइन स्टडी नोट करके जरा बताना आप लोगों, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी, सॉरी कोई कंफ्यूजन रहेगी तो बता दीजिए। चीजें नहीं है, जब तक आप फुली इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसे लगेगा जैसे कोई रॉकेट बना रहे हैं अकाउंटिंग की क्लास में, बनना वो भी नहीं है। फिर है ये भी जाना। ये अगर इवैल्यूएशन सरप्लस 0 होगा फिर क्या करेंगे? बेटा मौज अकाउंटिंग को फ्लॉप ना कर खुदा के लिए, फिर कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इवैल्यूएशन सरप्लस 0 होगा तो क्या करेंगे? इस तरह तो ना फंसा यार, फिर कुछ भी नहीं करेंगे, फिर सरप्लस का कुछ भी नहीं करेंगे। जी बेटा और लिखा है आपने, रैन साहब और पढ़े जरा। दरमियान में और है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या कौन सी पॉसिबिलिटी, या कौन सी, या डिस्पोजल पे, और या जैसे जैसे ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा हो, सॉरी आपने पॉलिसी बनाई हुई है कि जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा साथ साथ ट्रांसफर करना, इवन देन अगर एसेट डिस्पोज हो जाए तो फिर क्योंकि फर्दर एसेट ने डेप्रिशिएट ही नहीं होना हमारी बुक्स में, तो फिर जो जितना रिमेनिंग बैलेंस पड़ा होगा वो फिर इमीडिएटली रिटेन्ड अर्निंग्स में सारा का सारा इकट्ठा ट्रांसफर होगा। ये रिटेन्ड अर्निंग का हर साल क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा। कौन सा? लास्ट में बेटा 50,000 सरप्लस आया था, 2021 में 5,000 ट्रांसफर होने के बाद 45,000 रह जाएगा, और फिर 2022 में और 5,000 ट्रांसफर होने के बाद 40 रह जाएगा। मीन्स से अगर इसी तरह, नहीं यूज के बाद नहीं, यूज के साथ साथ, जैसे जैसे ऊपर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ नीचे सरप्लस भी ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स फॉर एग्जांपल एक साल और गुजर जाएगा तो एसेट 105 रह जाएगा ऊपर, और नीचे कितना रह जाएगा? 35। 5-5 हजार एनुअल जा रहा है, ठीक है सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा अपना जहन में लाएं पुराना, मेरा ख्याल है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली डब्ल्यूडीवी लिखते हैं आप। ये जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएगा, कभी बनाइए आप लोगों ने? कभी बनाइए कभी सर, कभी 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 जिंदगी में, मेरा ख्याल है कि उसमें आप लेस करके लिखते होंगे, अगर नेट दिखाते भी होंगे तो लेस क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, फाइनली डब्ल्यूडीवी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है। और सारा खुदा के लिए कभी नहीं आती, ना नहीं, ना कभी आई है ना कभी आनी है, और अगर कभी आई है तो नहीं आई है, ऐसे परेशान ना हो। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ताल्लुक सिर्फ एसेट से है, उसका इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठंडे दिल से एक मिनट सोचें, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, प्लीज ऐसे ना करें, मतलब नहीं असल में ठीक हो गया लेकिन ये गलत हो गया। और बेटा एसेट का इफेक्ट इक्विटी में नहीं, ये कोई अकाउंटिंग नहीं है, और मेरे भाई, और मेरे भाई ये कोई अकाउंटिंग नहीं है, एसेट डेबिट लगा हो रहा है, सेकंड इफेक्ट उसका जहां भी हो सकता है कैश में हो, तो ये इस तरह कोई अकाउंटिंग नहीं है। डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में, दूसरा इफेक्ट एसेट में। हाँ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जब प्रॉफिट लॉस में होगा अल्टीमेट इक्विटी तक पहुंच जाएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक इक्विटी से नहीं है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताती क्या है? एसेट कितना कम हो गया, और बस उसका काम हमेशा एसेट के साथ। Accumulated depreciation is nothing to do with the equity please,
और अगर आप डेप्रिसिएशन कह रहे हैं तो उसकी बात अलग कर लेते हैं। नहीं, अगर आप डेप्रिसिएशन की बात करें क्यूमुलेटेड, जी जी एंट्री बोले। अच्छा ठीक, हाँ जी 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 सर जी, अगर इस तरह करेंगे तो खुद भी फंसेंगे और मैं भी सही नहीं समझा सकूंगा। आप डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं भाईजान। सॉरी, आप इसे एंट्री के इफेक्ट्स बताएं क्या हो। डेबिट से प्रॉफिट लॉस कम होगा और क्रेडिट से एसेट। बस अब यहाँ तक रुक जाए, अब यहाँ 1 मिनट रुक जाए। बाकी जो प्रॉफिट कम होगा वो कम प्रॉफिट इक्विटी में आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्लीज इक्विटी में नहीं कहना, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अल्टीमेट इक्विटी में आना। जी सर, ये लास्ट पैराग्राफ लिख लें, यहाँ नोट कर ली एग्जाम्पल। जी सर जी, अब 2 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, डिस्पोजल वाली भी और एज एसेट इज यूज्ड एंड डेप्रिशिएटेड। अगर तो एग्जामिनर बताए कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ये और है प्लीज, फिर तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे जो एग्जामिनर कहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर कौन सी पॉलिसी होती है, इसका एक पैराग्राफ लिखा है, एक नोट लिखा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent regarding the entry of transfer of surplus regarding the entry of transfer of surplus to retained earnings बल्कि इस तरह करें, यहाँ तक नोट कर ली, एक वर्ड जरा बीच में ऐड करिएगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग, व्हेन जरा लिखिएगा बीच में, व्हेन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स इज टू बी मेड। किस जगह व्हेन ऐड किया मैंने, regarding when the entry of transfer of surplus is to retained earnings is to be made, then transfer the surplus to retained earnings, then transfer the surplus to retained earnings as the asset is used and appreciated। अगर क्वेश्चन में ना बताया कि ये कब एंट्री करनी है, डिस्पोजल पे करनी है या हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन के साथ साथ करनी है, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपके जहन में क्या आएगा, डिस्पोजल पे करनी है या साथ साथ करनी है। ठीक हो गया। एंट्री है सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर ये एनुअल एंट्री इंशाल्लाह बनाया करेंगे। कल से इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट होने, यहाँ तक जितने हमने पढ़ा, तो आपने काइंडली इसको जरूर आधा पौना घंटा सब कुछ रिवाइज करके वापस आना है। ठीक है प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब भी क्लियर है, ये नोट कर लिया है तो बता दीजिएगा जरा, जो लोग लिख रहे हैं लिख रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली नोट कर लें तो बता दीजिएगा, मैंने जरा क्लोज करना है। ये अगर क्वेश्चन बड़ा दान सब साइलेंट होगा तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है एनुअल ट्रांसफर की, वो अडॉप्ट करें, साथ साथ जैसे जैसे एसेट यूज होकर डेप्रिशिएट हो रहा होगा
साथ साथ सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री करें। ठीक है ना? उसके अंदर जो किसी रिपोर्ट होगा वो फेयर वैल्यू की रिपोर्ट होगा। फेयर वैल्यू पे अब आ जाएगा आफ्टर इवैल्यूएशन, अब फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। सर वो जो ये ना सब ओके प्लीज? रिवैल्यूएशन लॉस गेन है सर वो तो एक्सपेक्टेड है सर, वो तो हमें यानी कि नहीं, लेकिन जब आपने एसेट बेच दिए तो अब तो डिस्पोजल हो गई है ना। नहीं डिस्पोजल भी समझ आ गई सर, लेकिन आपने एसेट यूज नहीं, कर रहे हैं उसके एसेट को इससे बेनिफिट लेने का ना सिर्फ एक ही तरीका ये नहीं कि उसको डिस्पोज करने से पैसे मिलते हैं, उसको यूज करने से भी गुड्स बन के भी पैसे हम कमाते हैं। तो एक ये है कि हम एसेट बेच दें, उसका अगेंस्ट कैश ले लें। एक ये है कि अब वही एसेट हम खुद यूज करके फायदा लें। तो जब आप खुद यूज करके बेनिफिट्स ले रहे हैं तो साथ में वो डेप्रिशिएट भी हो रहा है, तो और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही होगी। तो इसका मतलब सरप्लस वही तो नहीं होगा जो पहले आ रहा था, सरप्लस में भी ग्रेजुअली डिक्रीज आना चाहिए। नहीं मैं सपोज कि जो सरप्लस होगा वो तो एक्सपेक्टेड है ना। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड है नहीं था, अब जैसे जैसे यूज कर रहे हैं हम तो सारी जो 75,000 सरप्लस था और बाद में 6,000 की आ गई।